उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए सूत्र विधि से प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है इसके बारे में हम जानकारी संजय जी से लेंगे। छात्रों, ये जो प्रश्न है ये प्रश्नावली 3.2 उसमें प्रश्न है। उसी से संबंधित प्रश्नों को सूत्र विधि से हल करने के अच्छे तरीके, सरल तरीके हम आज संजय जी से समझेंगे। संजय जी छात्रों को सूत्र विधि से सवाल कैसे किए जाते हैं उसके बारे में परिभाषा या जो सूत्र है कैसे प्रेजेंट किया जाता है उसको बताएं और सवाल को ज़्यादा से ज़्यादा सरल करके बच्चों को बताएं, क्योंकि ये प्रश्न जो हैं परीक्षा में कहीं 3 नंबर का, कहीं 4 नंबर का, कहीं 6 नंबर के सवाल अवश्य पूछे जाते हैं। नमस्कार विद्यार्थियों, हमने पिछली कक्षा में कक्षा 10 के वर्ग समीकरण के अंतर्गत जो कुछ पढ़ा है एक बार उसे दोहरा लेना ठीक है। सबसे पहले हमने आपको ये बताया था कि वर्ग समीकरण किसे कहते हैं। ऐसे समीकरण जिनमें चर राशि की अधिकतम घात 2 हो उन्हें हम वर्ग समीकरण कहते हैं। फिर हमने आपको बताया था कि वर्ग समीकरण का एक जनरल फॉर्म होती है, मानक रूप होता है ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0, जहाँ पर a b c अचर राशियाँ हैं और x चर राशि है। इसके उपरांत फिर हमने आपको ये समझाया था कि वर्ग समीकरण को हल करने की 2 विधियाँ होती हैं। पहली विधि का नाम है गुणनखंड विधि और दूसरी विधि का नाम है सूत्र विधि। इस सूत्र विधि में एक विशेष सूत्र के द्वारा उन वर्ग समीकरणों को हल कर उनके मूल अर्थात उनके उत्तर ज्ञात किए जाते हैं। वह सूत्र कौन सा है और कैसे उस सूत्र के द्वारा हम वर्ग समीकरणों को हल करते हैं, आइए आगे की इस कक्षा में देखते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देखिए, आप वह सूत्र देखेंगे जो कि वर्ग समीकरण जिस विधि से हल किए जाते हैं। x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपान 2a, अर्थात x बराबर ऋण b धन ऋण वर्गमूल का निशान b की घात 2 ऋण 4ac बटे 2a। इसमें प्लस माइनस का जो चिन्ह लगा है उससे ये स्पष्ट होता है कि इसके 2 मूल होंगे, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। आइए अब सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस सूत्र को बच्चे लिखने में क्या गलतियां करते हैं जिससे कि उनका सवाल गलत होता है। गलत किस प्रकार से लिखते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, फिर इसके सवाल आपको हल करके दिखाऊंगा। सबसे पहले कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इस सूत्र को लिखते समय इस तरह से लिखते हैं। इसमें क्या गलती है? इस विधि से लिखने में ये गलती है कि अंडर रूट का जो निशान है, वर्गमूल का जो चिन्ह है वो केवल बी स्क्वायर पर है, 4ac पर नहीं है, जो कि गलत है। अच्छा, जो आप जो वर्गमूल का निशान कह रहे हैं वो पूरे बी स्क्वायर ऋण 4ac इस पे पूरे पे होना चाहिए। यदि ऐसे छात्र को यदि इसका आधा लिख देता है तो वो गलत होगा, गलत होता है सवाल उसका। या फिर कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको इस तरह से लिखते हैं बी स्क्वायर 4ac केवल 2a लिख बटे 2a। ये भी इसका गलत तरीका है। गलत तरीका ये इसलिए है क्योंकि 2a जो है वो पूरी संख्या के हर में है, अकेले बी स्क्वायर -4ac के हर में नहीं है। तो बच्चों को ये हमेशा ध्यान रखें कि जब भी वह सूत्र लिखें वह पूर्णतः सूत्र ही सही नहीं यदि होगा तो सवाल के सही होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। आइए अब हम कुछ सवालों को इस विधि द्वारा हल करेंगे कि किस तरह से सवालों को सही रूप कैसे बताएंगे। सही रूप क्या होगा? सही रूप सबसे पहले मैं आपको लिखकर यहाँ बताऊंगा, x बराबर ऋण b धन ऋण अंडर रूट वर्गमूल का निशान b स्क्वायर ऋण 4ac बटे 2a। ये सही रूप है जो अभी भी आपने स्क्रीन पर देखा था। बच्चे चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। और अब इसके उपरांत अपन कुछ सवाल हैं जो कि अपनी प्रश्नावली पाठ्यपुस्तक की 3.2 में दिए गए हैं। उन सवालों को मैं अभी आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूँ और एक के बाद एक उसको मैं हल करके भी आपको बताऊँगा। तब आप देखें कि सूत्र विधि से वर्ग समीकरणों को किस प्रकार हल किया जा सकता है। बहुत ही सरल विधि है। यदि बहुत आप एक बार ध्यान से देखेंगे तो मुझे विश्वास है कि आप
आज अवश्य से करना ज़्यादा अच्छी तरह से सीख लेंगे। आइए हम स्क्रीन पर देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं जिन्हें हम अभी आपके सामने हल कर दिखाने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारे पास है, पाँच एक्स की घात 2 ऋण 7x धन 2 बराबर 0। ये पहला प्रश्न है। अब आप देखिए कि एक एक स्टेप में, स्टेप बाय स्टेप किस तरह से हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा मानक रूप है ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0, इससे हम इसकी तुलना करेंगे। जब हम तुलना करेंगे तो हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ a है और सवाल में एक्स स्क्वायर का गुणांक 5 है, अर्थात a बराबर 5। इसी तरह से यहाँ x का गुणांक b है और इधर x का गुणांक -7 है, तो यहाँ हम लिखेंगे b बराबर ऋण 7। यहाँ ध्यान रखिए बच्चों, कई बार आप लोग क्या करते हैं कि गलती से 7 लिख देते हैं, जिससे कि सवाल गलत हो जाएगा। यदि माइनस का इसमें चिन्ह लगा है तो हमको माइनस का चिन्ह भी इसके साथ लगाना है। यदि धन का चिन्ह होता संजय जी तो कोई जरूरत नहीं, गुणांक मतलब 7 होता और c का मान यहाँ आया 2। ए बी सी के मान हमने निकाल लिए। इसके बाद हमारा अगला काम है कि हम सूत्र को एक बार सही सही पूरा लिखें। x बराबर ऋण b धन ऋण वर्गमूल का निशान b की घात 2 ऋण 4ac बटे 2a। सही सूत्र लिखने के बाद इन मानों को हमें उनमें प्रतिस्थापित करना है। कैसे प्रतिस्थापित करेंगे, आइए ये हम देखते हैं अगली स्टेप में। जो हमने सूत्र लिखा x बराबर ऋण b का मान है हमारे पास ऋण 7, इसलिए हम ऐसे लिखेंगे इसको ब्रैकेट में, क्योंकि एक ये ऋण जो है वो सूत्र का ऋण है। इसके बाद लिखेंगे धन ऋण वर्गमूल का निशान v की घात 2 मतलब ऋण 7 की घात 2 ऋण 4a का मान है 5 और c का मान है हमारे पास 2 बटे 2a यानी a का मान 5। यह सबसे महत्वपूर्ण इसमें स्टेप इसलिए है कि यहाँ पर हम सूत्र में मानों को प्रतिस्थापित करते हैं। इसके बाद क्या करना है हमें, अगली स्टेप में हम इनको हल करेंगे। इनको भी क्वेश्चन बंद कर दीजिए। अच्छा, ए और सी। आप चाहें तो इनटू के निशान के लिए इनको अलग अलग ब्रैकेट में भी बंद कर सकते हैं। यदि लिखने में किसी प्रकार की दिक्कत है और समझने में कोई परेशानी होती है तो अलग अलग ब्रैकेट में बंद करके भी इनके इनटू को दिखाया जा सकता है। इससे पता चलेगा कि ए बी सी अलग अलग संख्या है, आप ऐसा ना समझें कि ये 452 लिखा है। जी हाँ। इसके उपरांत एक बार मान रखने के बाद फिर हम इसको हल करना शुरू करेंगे। हल करना शुरू करेंगे तो ऋण और ऋण का गुणा किया, यहाँ धन हो गया, ये हो गया धन 7 धन ऋण वर्गमूल का निशान ऋण 7 का वर्ग, ऋण 7 का वर्ग करेंगे तो ऋण 7 का ऋण 7 में गुणा करने पर क्या आएगा 49 ऋण। यहाँ पर हम तीनों का गुणा करना है, 5 का 2 में किया तो 10 और 10 का 4 में किया तो 40 बटे 5 का 2 में 10। ये सब x बराबर आ रहा है, x का मान आ रहा है पूरा। इसके उपरांत 7 को हम वैसे लिखेंगे, धन ऋण का चिन्ह भी वैसे ही लगाएंगे, वर्गमूल का निशान भी लगाएंगे और 49 में से 40 को घटाएंगे तो आएगा 9 और बटे आया 10। तो ये आएगा 7 धन ऋण और 9 का वर्गमूल लेंगे तो 3 बटे 10। अब आप ये देख रहे हैं इस सवाल में, एक बार फिर से मैं आपको बताऊंगा कि हमने किस तरह से इन मानों को प्रतिस्थापित किया। सबसे पहले हमने सवाल लिया। सवाल क्या था हमारे पास, 5x की घात 2 ऋण 7x धन 2 बराबर 0। ये एक वर्ग समीकरण है। इस वर्ग समीकरण को हमें सूत्र विधि से हल करना है। सबसे पहला काम है हमारा कि जो वर्ग समीकरण का मानक रूप है, सामान्य रूप है, उससे हमें इसकी तुलना करना है। सामान्य रूप है ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0। जब हमने तुलना किया तो एक्स स्क्वायर का गुणांक a, यहाँ x का गुणांक 5, तो a बराबर 5। इसी प्रकार b का मान -7 और c का मान बराबर 2 लिखा। इसके उपरांत हमने वर्ग समीकरण का जो सूत्र है जिससे हम हल करना चाहते हैं, उस सूत्र को
लिखा। x बराबर ऋण बी धन ऋण अंडर रूट बी की घात 2 ऋण 4ac बटे 2a। सूत्र लिखने के उपरांत हमने इन मानों को प्रतिस्थापित किया। b का मान ऋण 7, दोनों जगह b का मान यहाँ रखा, फिर 4, a का मान 5 और c का मान 2। नीचे फिर से 2a, 2 और 5 को हमने लिखा। इसके उपरांत इसको हल करना शुरू किया। अगली स्टेप में ऋण और ऋण का गुणा किया तो धन 7, फिर धन ऋण का चिन्ह वैसे ही लगाया, वर्गमूल का निशान लगाया, 7 का वर्ग किया, मतलब ऋण 7 का ऋण 7 में गुणा किया तो 49 आया। ऋण 5, 4 और 2 का आपस में गुणा कर दिया तो यहाँ 40 आया। 49 में से 40 को हमने घटाया तो 9 आया, और 9 का वर्गमूल हमने लिया तो 3 आया। तब हमारी स्टेप यहाँ क्या आ गई, 7 धन ऋण 3 बटे 10। अब चूंकि यहाँ धन और ऋण दोनों के निशान है, इसलिए हमें क्या करना है कि अलग अलग हम इनको हल करेंगे। सबसे पहले जैसे मान लीजिए हमारी ये स्टेप पहले से दी हुई है, फिर से मैं इसको लिखता हूँ 7 धन ऋण 3 बटे 10। हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे धन चिन्ह लेने पर, मतलब है कि x बराबर हमको क्या करना है, धन का चिन्ह लेना है, मतलब धन 3 बटे 10। 7 और 3 कितना हुआ, 10, 10 बटे 10 यानी 1। हमारा पहला उत्तर आया 1। इसी प्रकार हम लिखेंगे यहाँ पर ऋण चिन्ह लेने पर। तो ऋण चिन्ह जब हम लेंगे, x बराबर 7 ऋण 3 बटे 10, 7 में से 3 हमने माइनस किया, 4 बटे 10 तो काट दिया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 बटे 5। उत्तर हमारे पास क्या आया, 1 और 2 बटे 5। तो छात्रों, आपने देखा कि वर्ग समीकरण 5x स्क्वायर ऋण 7x धन 2 बराबर 0, इसको संजय जी ने हल किया, और हल करने के उपरांत इसके जो दो मूल हैं x बराबर 1 और x बराबर 2 बटे 5 आए। छात्रों, सूत्र विधि से सवाल करना बहुत सरल हो जाता है, और बहुत सरल तरीके से संजय तिवारी सर ने आपको समझाया है। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगला प्रश्न, जो कि सूत्र विधि का ही प्रश्न है, वो आपको बताते हैं। ध्यान दें बच्चों। अगला प्रश्न है हमारे पास x की घात 2 ऋण 4x धन 3 बराबर 0। पुनः इसमें हमें वैसा ही करना है। सबसे पहले जनरल फॉर्म लिखेंगे, x की घात 2 धन bx धन c बराबर 0। तुलना करेंगे तो a का मान आएगा हमारे पास संजय 1। जी, यहाँ पे ध्यान जैसे रखिए, तुलना करना आप कहते हैं, हाँ। तुलना करने पर जैसे ax स्क्वायर जी हाँ। bx धन c बराबर 0, जी हाँ। तो जो x स्क्वायर का जो खंड होता है वो a कहलाता है, जी हाँ। और वहाँ पे जो x स्क्वायर का गुणांक होगा, वो वो उसका a का मान मान a होगा। कहलाएगा। जी हाँ। उसी प्रकार b बराबर, जैसा हाँ, आप छात्रों ये को मान बता रहे, लेते 4 मानेंगे जी उसको, हाँ। और c बराबर हम उसको 3 मानेंगे। जी हाँ। a का मान 1, b का मान ऋण 4 और c का मान धन 3। धन 3। इसके उपरांत फिर से हमें वही सूत्र लिखना है, x बराबर ऋण b धन ऋण वर्गमूल का निशान b की घात 2 ऋण 4ac बटे 2a। अगली स्टेप में हम मान रखेंगे माइनस b, तो b का मान -4 है, इसलिए इसको इस तरह से ब्रैकेट में रख दिया, प्लस माइनस वर्गमूल का निशान b की घात यानी -4 की घात 2, 4, a का मान कितना है अपने पास 1 और c का मान है 3। तो बच्चों, ये मान अपन ने पूरे सूत्र में प्रतिस्थापित कर दिए, और a का मान नीचे भी हर में भी हमें लिखना है a। क्या किया, पहली स्टेप में हमने x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना की, ए बी सी के मानों को सूत्र में रखा। अब हम इसको और आगे हल करेंगे। अब आप देखिए, x बराबर ये पूरा सवाल आ रहा है, ऋण 4 और ऋण का गुणा होने से यहाँ आएगा धन 4, धन ऋण वर्गमूल का निशान, ऋण 4 का स्क्वायर था b में तो ये आएगा 16 ऋण, और यहाँ 4 और 3 का गुणा करेंगे तो 12 बटे 2 और 1 का गुणा करेंगे तो 2। ये हमने उस स्टेप को आगे बढ़ाया। अगली स्टेप में 4 धन ऋण 16 में से 12 को हमने घटाया तो 4
बटे 2। इसको और हल करेंगे हम तो 4 धन ऋण वर्गमूल का निशान है इसमें 4 पर, इसलिए इसका वर्गमूल आएगा 2 बटे 2। फिर वही बात धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेंगे तो क्या होगा 4 धन 2 बटे 2 मतलब 6 बटे 2 अर्थात 3। ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह जब हम लेंगे तो हम क्या करेंगे कि 4 ऋण 2 बटे 2, 4 में से 2 घटाया तो 2 बटे 2 अर्थात 1। तो उत्तर हमारे प्राप्त होते हैं हमको 3 और 1। एक बार और इसको ध्यान से देख लीजिए आप। हमने क्या किया है 16 में से 12 को घटाया, यहाँ 4 आया, वर्गमूल का निशान है, 4 का वर्गमूल 2 ले लिया। धन ऋण दोनों चिन्ह हैं, इसलिए हमें क्या करना है कि पहले धन लेंगे फिर ऋण लेंगे। जब धन लिया तो 4 और 2 6 हुआ और 6 को 2 से काट दिया तो 3 आया। ऋण लिया 4 में से 2 घटाया तो 2 बचे और 2 बटे 2 अर्थात 1 आया। इस प्रकार इस वर्ग समीकरण का उत्तर हमारा आया 3 और 1। संजय जी, जैसे आपने बताया कि इसके 3 और 1 उत्तर हैं, तो जैसे पहले भी पिछली कक्षा में भी हमने अपने चर्चा की थी कि वर्ग समीकरण के 2 मूल होते हैं जी। और सूत्र विधि से सवाल हल करने में आपने बताया कि इसमें धन और ऋण दोनों का निशान होता है। तो धन का निशान लेने पे पहला मूल आ जाता है और ऋण का निशान जब हम उपयोग करते हैं तो प्रश्न का जो दूसरा मूल निकल के आता है जी। इसी प्रकार आपने जो सवाल बताया अभी, उसमें x² ऋण 4x धन 3 बराबर 0। तो छात्रों, इस समीकरण को हल करने पे इसके 2 मूल प्राप्त हुए और दोनों मूलों के जो उत्तर हैं, पहला मूल 3 आया और दूसरा मूल 1 आया। आइए अब हम एक और प्रकार का सवाल इसमें देखते हैं। x गुणित 3x धन 8 बराबर 3। अब आप एक बात ये देखेंगे इस सवाल में, इस सवाल को मैंने इसलिए चुना है कि ये सवाल ऐसा एकदम देखने पर ऐसा नहीं दिखाई देता कि ये वर्ग समीकरण है, लेकिन जब आप इसको सरल करेंगे तो ये वर्ग समीकरण का रूप बनेगा। नहीं तो आप ये कहेंगे कि यहाँ पर तो x की घात एक ही है, 2 घात तो दिखाई नहीं, रेखीय समीकरण है ये, लेकिन ये वास्तव में वर्ग समीकरण है। अब जब हम इसको हल करेंगे तो x का हमने गुणा किया 3 x की घात 2 धन 8x बराबर 3, 3 x की घात 2 धन 8x और आप इसको पक्षांतर करेंगे तो ये आएगा ऋण 3 बराबर 0। अब ये हमारा वर्ग समीकरण का रूप बन गया जैसा कि हमने पहले किए थे। अब फिर से वही x की घात 2 धन bx धन c बराबर 0। ये सामान्य रूप से हम इसकी तुलना करेंगे तो a का मान 3, b का मान 8 और यहाँ c का मान आएगा ऋण 3। फिर से एक बार इसको देख लें। सबसे पहले हमने क्या किया कि बाहर की जो संख्या थी ब्रैकेट की उसका हमने गुणा किया और गुणा करने पर क्या हुआ, x की घात x का x में गुणा किया तो x की घात 2 हो गई, x का 8 में गुणा किया तो 8x हो गया और यहाँ जो 3 दूसरी ओर था उसका हमने पक्षांतर कर दिया और ये वर्ग समीकरण का जो सामान्य रूप है उसी रूप में बना के ABC के मान निकाल लिए। इसके बाद हम इन मानों को सूत्र में रखेंगे। हमारा वही सूत्र x बराबर ऋण b धन ऋण वर्गमूल का निशान b की घात 2 ऋण 4ac बटे 2a। मान रखिए माइनस b का मान है 8 धन ऋण धन 8 की घात 2 ऋण 4, a का मान है हमारे पास 3, ब्रैकेट में लिख दिया हमने उसको, और c का मान है -3। यहाँ ये बात ध्यान रखनी है कि c का मान ऋणात्मक है और 2 इंटू a अर्थात a का मान है 3। हमने सूत्र को लिखा और उसके बाद ABC के मानों को उसमें प्रतिस्थापित कर दिया और हम आगे हल करेंगे तो ये आएगा ऋण 8 धन ऋण अंडर रूट 8 का वर्ग करेंगे तो 64 और यहाँ इस ऋण और इस ऋण का गुणा करना है, ये बात खास तौर से हमें ध्यान रखनी है। धन और इधर हमने गुणा किया तो गुणा करने पर आ गया 4, 3 और 3 का गुणा किया 9 चुको 36 साइज बड़े लिखना और 2 तिया 6। आगे हल करेंगे अगली स्टेप में
प्लस माइनस अंडर रूट, इनको हमने जोड़ दिया तो ये हो गया 6 4 10 0 और 6 और 3 9 और 1 10 100 बटे 6। ऋण 8 धन ऋण और 100 का हम वर्गमूल लेंगे तो आएगा 10 बटे 6। आगे उत्तर निकालने के लिए हमें क्या करना है? आगे वही के वही विधि, पहले धन चिन्ह लेने पर धन चिन्ह लेंगे, x बराबर ऋण 8 धन 10 बटे 6। तो यहाँ क्या होगा? 10 में से 8 घटेगा और 2 आएगा बटे 6। बड़ी संख्या का चिन्ह धन की है। 2 एकम 2 2 तिहत 6 1 बटे 3। इसके बाद आप ऋण चिन्ह लेंगे, ऋण चिन्ह लेने पर ऋण चिन्ह लेंगे तो क्या होगा? x बराबर ऋण 8 ऋण 10 बटे 6। इसके बाद दोनों ऋण की संख्या हैं तो इनको हम जोड़ेंगे, ऋण 18 बटे 6, 6 से काट दीजिए, 3 बार ऋण 3। तो इस प्रकार हमारे उत्तर आ गए 1 बटे 3। उत्तर हम अलग से लिखेंगे 1 बटे 3 और ऋण 3। तो छात्रों, आपने देखा कि ऐसा संजय जी ने प्रश्न किया जो कि आपको रेखीय समीकरण दिखा रहा था। आपने देखा कि जो गुणनखंड थे, पहला x था और दूसरा 3x प्लस 8, 3x धन 8 था। इस सवाल में थोड़ा सा भ्रम होता है कि इसमें x की घात 2 नहीं है। ऐसा लगता है कि x की घात 1 है, वर्ग समीकरण है कि नहीं है। ऐसे प्रश्नों को हल करते समय x का अंदर हम गुणा करेंगे और इसको वर्ग समीकरण में परिवर्तित करेंगे। वर्ग समीकरण में परिवर्तित होने के बाद वर्ग समीकरण का जो मानक रूप है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, उस तरीके से सवाल को हम परिवर्तित करेंगे और फिर परिवर्तित करने के बाद a, b और c निकालेंगे इसको हम, अर्थात ax² धन bx धन c से तुलना करने के बाद a, b, c के हम मान निकाल लेंगे और जैसे संजय जी ने बताया पूर्व प्रश्नों की भांति इसको हम आसानी से हल कर लेंगे। और हल किया और आपने देखा कि इसके भी 2 मूल आए, x बराबर 1 बटे 3 और x बराबर ऋण 3। इसी प्रकार संजय जी एक और प्रश्न आपको हल करके बताएंगे जो कि परीक्षा में कई बार पूछा गया है। देखिए विद्यार्थी, अपने स्क्रीन पर आप देखिए, यहाँ पर मैंने एक सवाल लिखा है 9x धन 1 बटे x बराबर 6। अब आप इस सवाल को जब देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि ये सवाल भी वर्ग समीकरण नहीं दिखता है, x की घात तो इसमें 1 है। लेकिन यदि आप इसे हल करेंगे तो ये भी एक वर्ग समीकरण ही है। हम क्या करेंगे? 9x बटे 1 मानेंगे, लघुत्तम लेंगे, x लघुत्तम, 1 से x में भाग दिया x बार और यहाँ गुणा किया तो ये हो गया 9x की घात 2 धन x से x में किया 1 बार, 1 का 1 में गुणा किया, 1 बराबर 6। 9x की घात 2 धन 1 और x का यहाँ तिर्यक गुणा कर दिया तो 6x। 9x की घात 2 ऋण 6x धन 1 बराबर 0। ये हमने सामान्य रूप वर्ग समीकरण का इस पर बना लिया। फिर से मैं बताऊंगा आपको कि ये समीकरण जैसा हमने देखा 9x धन 1 बटे x बराबर 6। शुरू में हम जब देखते हैं तो यहाँ पर चर राशि की घात हमको 1 दिखाई देती है, तो हम सोचते हैं कि ये वर्ग समीकरण कैसे है, क्योंकि वर्ग समीकरण में तो चर राशि की घात 2 होनी चाहिए। लेकिन जब हम इसको हल करेंगे तो ये भी एक वास्तव में वर्ग समीकरण ही है। हमने लघुत्तम लेने के लिए यहाँ बटे में 1 लिखा, 1 और x का लघुत्तम x लिया, 1 से x में भाग दिया, x बार x का गुणा किया तो 9x² धन x से x में 1 बार 1 का 1 में गुणा किया बराबर 1 बराबर 6 धन 1 बराबर 6 आ गया। अब त्रिया गुणा कर दिया x का 6 में तो 6x हो गया। फिर 6x का पक्षांतर किया सामान्य रूप बनाने के लिए, 9x² ऋण 6x धन 1 बराबर 0। तो इस सवाल से अब आगे आप a का मान कितना आ गया 9, b का मान -6 और c का मान 1। इससे आप सवाल को फिर सूत्र विधि से आगे पुनः जैसे अभी हमने दूसरे सवाल किए उसी प्रकार से इसको भी हल कर सकते हैं। अब मैं एक विशेष प्रकार का सवाल आपके लिए लेता हूँ
जो ज़्यादातर परीक्षा में कई बार पूछा, वैसे ये सवाल भी आते हैं लेकिन वो सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है जो मैं अब ले रहा हूँ और उनके परीक्षा में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अति महत्वपूर्ण ये सवाल है। देखिए इस सवाल को मैं आपको बताना चाहूँगा, ये सवाल कई बार परीक्षा में पूछा गया है और इस प्रश्नावली के अत्यंत महत्वपूर्ण सवालों में ये एक है। आइए देखते हैं इसको। x बटे x प्लस 1 धन x प्लस 1 बटे x बराबर 34 बटे 15। अब ये जो सवाल हमने स्क्रीन पर लिखा है, आप देख रहे हैं अपने, इस सवाल को पहले हल करके हमें इसको वर्ग समीकरण का रूप देना होगा। कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले आप लघुत्तम लीजिए x इंटू एक्स प्लस 1, ये लघुत्तम लिया। x धन x से भाग दिया तो x बचा, x और x का गुणा किया तो x की घात 2 धन x से भाग दिया तो x प्लस 1 बचा, x प्लस 1 का x प्लस 1 में हमने गुणा किया तो ये हो गया x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 34 बटे 15 को हमें वैसे ही लिखना है। इसके उपरांत हम इसको और आगे हल करेंगे। x की घात 2 धन x प्लस 1 का स्क्वायर को हम करेंगे a धन b की घात 2 वाले सूत्र से हल। a धन b की घात 2 का सूत्र क्या होता है, मैं यहाँ पर आपको लिखकर बताता हूँ। a धन b की घात 2 बराबर a स्क्वायर धन 2ab धन b स्क्वायर, ये सूत्र आप जानते होंगे। आइए इसको हम इस रूप में लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। हमने बिल्कुल सूत्र के ही रूप में, सूत्र के ही फॉर्म में इसको लिख दिया। यहाँ अंदर x का गुणा कर देंगे तो x स्क्वायर धन x आएगा बराबर 34 बटे 15, तो आ ही रहा है हमारे पास वैसे ही। इस सवाल को फिर से एक बार देख लीजिए मैंने कैसे किया है, तब इसको बाद में आगे और बढ़ के आपको बताऊंगा। सबसे पहले हमने क्या किया कि इस अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल के लिए सबसे पहले हमने लघुत्तम लिया। x प्लस 1 इंटू एक्स हमारा लघुत्तम आया, x प्लस 1 से भाग दिया इस लघुत्तम में तो x बच गया, x और x का गुणा हुआ तो x स्क्वायर धन फिर x से भाग दिया तो x प्लस 1 बचता है शेष, और x प्लस 1 और x प्लस 1 का गुणा करेंगे तो x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 34 बटे 15 एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर विशेष बात आपको ध्यान रखनी है कि x धन 1 की घात 2 को a धन b का होल स्क्वायर वाले सूत्र से हल करना है। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, जो आपने 8वीं 9वीं में पहले भी पढ़ा होगा, तो हमने पूरा सूत्र के रूप में पहले उसको लिख दिया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और नीचे भी x का गुणा कर दिया हर में, x का x में x स्क्वायर, x का 1 में x बराबर 34 बटे 15। आइए आगे इसको किस तरह से वर्ग समीकरण का रूप बनता है ये अपन देखते हैं। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को हमने जोड़ दिया, ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस x बराबर 34 बटे 15। यहाँ हम क्या करेंगे, अब त्रियक गुणा करेंगे। 15 का गुणा इसके अंश में और 34 का गुणा इसके हर में। पहले हम ब्रैकेट्स में लिख लेते हैं इसको ताकि हमारा गुणा करने में कोई गलती ना हो। 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 34 का गुणा जब हम यहाँ करेंगे तो इसी तरह से इसको भी ब्रैकेट में लिख देंगे। 15 का गुणा किया 30x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 15 बराबर, यहाँ 34 का गुणा किया तो 34x की घात 2 धन 34x। सभी में आप ये एम्प्लाइज का साइन लगाते रहेंगे हर स्टेप में। इसके बाद जब हमको इसका समीकरण बनाना है तो हमने क्या किया, 34x स्क्वायर, इसके पास 30x स्क्वायर ले गए तो ये माइनस में जाएगा, माइनस 30x स्क्वायर प्लस 34x, और इसके पास 30x ले गए तो माइनस 30x, और प्लस 15 को वहाँ ले गए तो माइनस 15 बराबर 0। 34x स्क्वायर में से 30x स्क्वायर को माइनस किया तो 4x स्क्वायर, 34x में से 30x माइनस किया तो 4x माइनस 15 बराबर 0। फिर हम इसकी तुलना करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, तो हमारे पास मान आएगा a बराबर 4, b बराबर 4, c बराबर 15। एक बार फिर से आप इसको देख लीजिए।
यहाँ पर हमने हल करने पर लाए 2x² प्लस 2x प्लस 1 बटे x² प्लस x बराबर 34 बटे 15। इसके बाद त्रिय गुणा कर दिया, क्योंकि हमें इसको वर्ग समीकरण का सामान्य रूप बनाना है। त्रिय गुणा किया, 15 का गुणा अंश में हुआ, 34 का गुणा हर में हुआ। 15 का 2x² में गुणा किया 30x² 30x प्लस 15। 34 का गुणा किया 34x² 34x। उसके बाद सजातीय राशियाँ x² की एक साथ, x की एक साथ हम लेकर आए। 34x² के पास हम लेके आए 30x²। इसी तरह से 34x के पास लेके आए 30x, और प्लस 15 को जब पक्षांतर किया तो माइनस 15। 34x² में से 30x² को माइनस किया 4x²। 34x में से 30x को माइनस किया 4x, ऋण 15 बराबर 0। a बराबर 4, b बराबर 4, c बराबर माइनस 15। ये हमने सामान्य रूप ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 से तुलना की। आगे इसको अपन हल करेंगे, वही मान रख दीजिए जो अपन ने सूत्र पढ़ा है। x बराबर ऋण b धन ऋण अंडर रूट b की घात 2 ऋण 4ac बटे 2a। इस सूत्र में हम मान रखेंगे x बराबर ऋण b यानी ऋण 4 धन ऋण वर्गमूल का निशान b की घात 2 मतलब 4 की घात 2 4 a का मान 4 और c का मान यहाँ पर है ऋण 15 बटे 2a, a का मान 4। इनको हल करेंगे हम, ऋण 4 धन ऋण 16, और लेकिन यहाँ ऋण और ये ऋण हो जाएगा धन, और जब अपन गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 15 का गुणा आप कर दीजिए 4 में तो ये आएगा 60, और 60 का गुणा आप करेंगे 4 में तो कितना आ जाएगा 240। 4 और 2 का गुणा करेंगे तो 8, -4 प्लस माइनस अंडर रूट, इसको हम जोड़ देंगे तो ये आएगा 256 बटे 8। वर्गमूल का निशान है तो मतलब इसका हमको क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। -4 प्लस माइनस और 256 का वर्गमूल 16 बटे 8। आगे फिर वही धन ऋण धन चिन्ह लेने पर, जैसे हमने अन्य सवालों में किया था, धन चिन्ह लेने पर धन चिन्ह लेंगे। x बराबर ऋण 4 धन 16 बटे 8, तो ये हमारे पास हो गया 12 बटे 8। 4 से काट दिया, 4 दूनी 12, 4 दूनी 8, 4 दिया 12, यानी 3 बटे 2। इस तरह से हम लेंगे ऋण चिन्ह। ऋण चिन्ह लेने पर क्या होगा, x बराबर ऋण 4 ऋण 16 बटे 8, तो ये हो जाएगा ऋण 20 बटे 8। 4 से काट दीजिए, ऋण 5 बटे 2। तो इस प्रकार उत्तर हमारे क्या प्राप्त हुए, ऋण 3 बटे 2 धन का आया, 3 बटे 2 धन का आया, और ऋण का आया 5 बटे 2। ये सवाल अत्यंत महत्वपूर्ण है और परीक्षा में पूछा जाता है। तो छात्रों, आपने देखा कि एक सामान्य परिमेय व्यंजक के तरीके का सवाल था। x अपॉन एक्स प्लस 1 धन x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 34 बटे 15। इसको परिमेय व्यंजक तरीके से हल करके हमने इसको वर्ग समीकरण में परिवर्तित किया, और वर्ग समीकरण में परिवर्तित करके मानक रूप ax² धन bx धन c बराबर 0 से तुलना करके और इसको सूत्र विधि में रखा, और रखने के बाद इसका जो मूल है 3 बटे 2 और ऋण 5 बटे 2, इसका व्यापक हल प्राप्त किया। संजय जी, एक और समय है तो यदि एक और प्रश्न करेंगे, नहीं समय समाप्ति की ओर है। छात्रों, आपने देखा कि परिमेय वर्ग समीकरण जो पाठ है उसमें 3.2 प्रश्नावली बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें आते हैं। परीक्षा में 5 नंबर या 6 नंबर का प्रश्न इसमें पूछा जाता है। इसको सूत्र विधि से कैसे हल करते हैं, इसके मानक रूप में कैसे परिवर्तित करते हैं, मानक रूप को समीकरणों में कैसे तुलना करते हैं, और जब a और b और c के मान निकल जाते हैं तो इसको सूत्र में हम किस तरीके से रखते हैं,
इस पूरे प्रश्नों को संजय जी ने आपके सामने रखा। कुछ प्रश्न बिल्कुल वर्ग समीकरण के थे, जैसे ax² धन bx धन c बराबर 0, जिसको वर्ग समीकरण में हम डायरेक्ट रख सकते हैं। कुछ सवाल रेखीय समीकरण से लिखे दिखते थे, जिसको हम गुणा करके वर्ग समीकरण में परिवर्तित हम कर किए। सकते हैं। कुछ सवाल परमेय व्यंजक के रूप के थे, जिसको हमने वर्ग समीकरण में परिवर्तित किया। तीनों प्रकार संजय जी ने एक एक करके आपको बताए जी। और इनके मूलों को निकाल के दिखाया। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और अपनी समस्याओं को संबंधित शिक्षक से अवश्य पूछेंगे और कोई भी प्रश्न हो अपनी जिज्ञासा को शांत करेंगे। अगले कालखंड में, अगले जो क्लास होगी 10वीं कक्षा के वर्ग समीकरण में, इसमें 3.3 और 3.4 प्रश्नावली से संबंधित प्रश्नों को हम आपके सामने फिर लेके आएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।